ऑलराइट, तो आज बात कर रहे हैं मल न्यूट्रिशन पे। मल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? मल न्यूट्रिशन की वजह से क्या डिजीजेस डिसऑर्डर्स जो है वो बॉडीज में हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द मल न्यूट्रिशन is a condition that occurs when a body doesn't get sufficient nutrients। यानी कि जब बॉडी इनसफिशिएंसी की तरफ चली जाए, और इनसफिशिएंसी इन सोर्स ऑफ इन सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हो सकते हैं? वो न्यूट्रिएंट आपका कोई प्रोटीन हो सकता है, वो कोई फैट या लिपिड हो सकता है, वो कोई कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। So it is usually result when a body experiences a poor diet or lack of food। कि अगर बॉडी में आप पुअर डाइट, आपकी डाइट जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, जो चीज़ें हमें अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है, जितना विटामिन्स हमें चाहिए, जितनी प्रोटीन्स हमें चाहिए डेली बेसिस पे, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे। बट नॉट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, इट इज़ फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। कि ये बात है कि आपने बहुत लंबे अरसे से कोई एक कंपोनेंट अपनी डाइट में इस्तेमाल नहीं किया, तो अब ये आपको डिजीजेस कॉज करेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने अपनी डाइट में प्रोटीन इस्तेमाल नहीं किया और कल आप देखेंगे कि आपकी बॉडी को जो है वो मल न्यूट्रिशन हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी बायोमोलिक्यूल को इस्तेमाल नहीं करते, तो ऐसा डिसऑर्डर जो है वो आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करेगी। So malnutrition can be of two types. The first is called as chronic malnutrition and second one is called as acute malnutrition। याद रखिएगा, जब कभी भी हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्यूट और क्रॉनिक की बात करें, सिर्फ मल न्यूट्रिशन ही एक्यूट या क्रॉनिक नहीं होती, बल्कि इससे रिलेटेड और भी डिजीजेस होती हैं जिसके साथ हम क्रॉनिक और एक्यूट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक्यूट का मतलब आप समझ लें कि अगर डिजीज का ऑनसेट जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, यानी आपको कोई बीमारी लाहक हुई और वो बीमारी आपकी कुछ अरसे में, 2 दिन में, 3 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर या 2 महीने में खत्म हो गई, दैट विल बी कॉल्ड एज अक्यूट डिसऑर्डर या डिसीज। हम उसे एक्यूट कहेंगे। लेकिन कोई ऐसा मसला है जो आपके साथ मुसलसल चलता जा रहा है फॉर द लाइफ टाइम या फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड, देन वी विल कॉल दिस पर्टिकुलर डिजीज एज अ क्रोनिक डिजीज। तो हम उसे जो है वो क्रोनिक डिजीज का नाम देंगे। तो क्रोनिक डिजीज के अंदर जो डिजीज का ऑनसेट होता है या जो डिजीज का ड्यूरेशन होता है वो ज्यादा होता है, जबकि एक्यूट के अंदर ऑनसेट बीमारी का जल्दी हो जाता है। तो इसलिए हम जब भी बीमारी को स्टडी करेंगे, हम ये बात ज़हन में रखेंगे कि कौन सी जो बीमारी है वो जल्दी खत्म हो जाती है या कौन सी जो बीमारी है वो देर में खत्म होती है। इसी तरह से अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो एक्यूट डिजीजेस जैसे मैंने अभी बताया, वो डिजीजेस होती हैं जो कि फौरन खत्म हो जाती हैं, यानी कि जिसका ऑनसेट जो है वो जल्दी होता है। तो अब इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? कोल्ड है, कॉफ है, आपको खांसी हो रही है, उसके बाद वो खत्म हो गई। इसी तरह से आपको टाइफाइड फीवर हो जाए, ये भी आपका, इसका ड्यूरेशन भी जल्दी होगा। लेकिन अगर आप क्रोनिक की बात करें, तो इसमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, हार्ट डिज़ीज़ेज़, जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, तो वो क्रोनिक ब्लड मसला हो गया। अब उसे वो देर में इंसान सही होगा। इसी तरह से किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है, किडनी का कोई डिसऑर्डर है, तो ये वो चीज़ें होंगी जिसे हम एक्यूट और क्रोनिक का नाम देंगे। तो अब नाम से आपको समझ में आ गया कि एक्यूट का मतलब है कि ऑनसेट जो है वो जल्दी हो जाएगा। सो एक्यूट डिज़ीज़ के अंदर और स्पेशली मल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि वो डिसऑर्डर जिसमें आपने बहुत ही कम या पुअर डाइट इस्तेमाल की और इसकी वजह से कोई डेफिशिएंसी, कोई डिसऑर्डर कॉज हुआ, और वो डिसऑर्डर आप उसे रिकवर भी कर लेते हैं। मतलब अभी आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है या मिनरल्स की कमी है, जैसे कैल्शियम की कमी हो रही है आपकी बॉडी को। तो आपको जैसे ही साइन एंड सिम्टम्स नजर आएंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो आपको जैसे ही साइन और सिम्टम्स नजर आएंगे, आप उसके लिए कोई ना कोई प्रिकॉशनरी स्टेप्स लोगे। तो आप प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने के बाद उन साइन सिस्टम्स को देखते हुए अपनी बॉडी को रिकवर कर लेते हो, और वो जो मसला आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस हुआ था वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो मसला जो कि खत्म नहीं होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्रॉनिक malnutrition। So chronic malnutrition is characterized as a delayed growth in the children। ये एक्सपीरियंस जो हमने किया है, मेडिकल साइंसेस की कहती है
कि क्रोनिक malnutrition की जो बीमारी है ये ज्यादातर बच्चों में होती है, जिसकी वजह से देयर विल बी डिले ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो डिले हो जाएगी। मतलब जो ग्रोथ बच्चे में 8 साल 9 साल की उम्र में हो जानी चाहिए थी, वही ग्रोथ उसकी बॉडी में 14 15 16 साल की उम्र में जाकर हो रही है। तो ये जो ग्रोथ का डिफरेंस आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द पुअर डाइट या डेफिशिएंसी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसी तरह से आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई ऐसी चेंजेस अपीयर हो रही हैं या होनी चाहिए थी इस एज में आकर और वो चेंजेस अपीयर नहीं हो रही, तो इट्स मीन यू आर sort of any sort of food deficient of any kind of nutrient। तो किसी भी किस्म के आपकी बॉडी जो है वो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंट है। अब ऐसा लाज़मी नहीं है कि वो आपकी सोर्स कार्बोहाइड्रेट की ही डेफिशिएंट हो, वो प्रोटीन की डेफिशिएंट हो, इसमें से कुछ भी जो है वो डेफिशिएंसी हो सकती है। अलबत्ता ये आपके साइन एंड सिम्पटम्स बताएँगे कि आपको किस पर्टिकुलर चीज़ की कमी हो रही है। इसी तरह से एक्यूट malnutrition इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इनसफिशिएंट वेट, यानी बच्चों में जो वेट होना चाहिए वो वेट प्रॉपर नहीं है इन द चाइल्ड्स हाइट, यानी कि उसका बीएमआई अगर हम देखें बॉडी मास इंडेक्स, तो वो बॉडी मास इंडेक्स जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये होता है कि आपका मास बाय जो हाइट का फॉर्मूला, हाइट का रेशियो होना चाहिए, दैट मस्ट बी इन बिटवीन 18 टू 24। आपका बीएमआई इंडेक्स आपका 18 से 24 होना चाहिए। ना आपका मास ज्यादा होना चाहिए, ना आपकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा हमारे पास एक साइंटिफिक स्केल है जो हमें ये बताता है कि 12 साल की उम्र में आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में। तो इसी तरह से ऑनवर्ड्स हमारे पास ये स्केल्स मौजूद है। अगर अगर आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कि आपका वेट कुछ कम है और इसका ज़्यादा होना चाहिए था, या आपकी हाइट कम है, तो आप उस चार्ट को देखकर अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हो या खुद भी बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका बीएमआई करेक्ट है या नहीं है। तो अगर ये प्रॉब्लम बच्चों में होगी तो देयर विल बी द इनसफिशिएंट वेट एंड हाइट, उनकी वेट जो है कम होगी। इमेसिएशन, इमेसिएशन का मतलब होता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं होगी, किसी काम को करने की करेज नहीं होगी, दिल नहीं चाहेगा किसी काम को करने का। सो दीज आर द टू malnutrition टाइप्स ऑफ malnutrition। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम, ये तो वो बात थी जो इसमें हम पुअर डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं या डाइट में हमने ऐसा कोई कंपोनेंट है जो मिस कर दिया, बायोमोलिक्यूल्स, हमने कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल नहीं किए, हमने प्रोटीन्स फैट्स लिपिड्स इस्तेमाल नहीं किए, तो उसकी वजह से ये डिसऑर्डर्स हुए कि क्रोनिक या एक्यूट। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि आपने न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल अब ज्यादा कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? सो दिस ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज हाईली डेंजरस फॉर योर बॉडी। ना तो आपने कम इनटेक करना है, ना ही ज्यादा करना है। तो हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मोटापे को कहते हैं कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट या फैट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेंगे तो आपको ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, डायबिटिक आप हो सकते हैं, यानी कि आपको शुगर का मसला होगा। शुगर लेवल या तो लेवल डाउन रहेगा या फिर उसका शुगर का लेवल आपका इंक्रीज रहेगा। एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, और अगेन कार्डियोवैस्कुलर की कल मैंने बात की थी, कार्डियो मतलब हार्ट और उससे रिलेटेड जितनी वेसल्स हैं उसकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह से अगर आप विटामिन का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं तो एक्सेस या हाई डोज ऑफ विटामिन ए causes the loss of appetite and liver problems। आपको जिगर के मसले हो सकते हैं, आपको एपिटाइट का मसला हो सकता है, यानी कि इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरह से एक्सेस डोज ऑफ विटामिन डी कैन लीड टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन वेरियस टिश्यूज। आपकी बॉडी में कैल्शियम के टिश्यूज, कैल्शियम जो है वो आपके टिश्यूज के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस amount of calcium you can experiences the blood pressure, the problems related to the heart like the hypertension जिसे हम blood pressure कहते हैं। इसी तरह से आपको atherosclerosis हो सकता है, आपको angina pectoris हो सकता है, आपको जो है वो एंजियल अटैक हो सकता है, एंजाइनल अटैक हो सकता है। सो दीज ऑल आर द कॉजेज व्हिच आर रिलेटेड टू द ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट। मतलब आप अगर किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो भी वो आपके लिए नुकसानदेह है, और अगर उस चीज का कम इस्तेमाल करेंगे तो भी वो नुकसानदेह है। स्टार्वेशन क्या है? इट इज अ सीवियर डेफिशिएंसी इन कैलोरिक एनर्जी इनटेक, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो कैलोरी आपको चाहिए थी वो कैलोरीज, वो एनर्जी आप अपनी बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर रहे। In humans, prolonged starvation can cause permanent organ damage and eventually death। यानी कि अगर आपने बहुत अरसे तक का starvation period गुजारा है, you will be experiencing the damage of the organs। और अगर डैमेज ऑर्गन के बाद भी
आप स्टारवेशन पीरियड में रहते हैं तो आपकी डेथ भी हो सकती है। पहले तो स्टारवेशन को समझ लेते हैं। स्टारवेशन की टर्मिनोलॉजी ये है कि अगर आपकी बॉडी किसी देर या देर तक का या लॉन्ग ड्यूरेशन तक का आप कैलोरीज को इंटेक नहीं कर रहे। फॉर इंस्टेंस, आपने सुबह में नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद आपने दोपहर में कुछ खाना था, आपने दोपहर में लंच नहीं किया। इसी तरह से आपने फिर शाम में रिफ्रेशमेंट करनी थी, आपने वो रिफ्रेशमेंट भी नहीं की। उसके बाद आप रात में देखते हो आपने रात में खाना खाना है, अब आपने वो रात में खाना भी नहीं खाया। तो दिस इज द स्टारवेशन पीरियड। अब स्टारवेशन को हमें कैसे पता चलेगा कि बॉडी स्टारवेशन पीरियड के अंदर आ चुकी है? तो याद रखिएगा कि हमारी बॉडी का एक्सपीरियंसेस मैकेनिज्म या हमारी बॉडी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं, हमारी बॉडी फौरी तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट करती है। जैसे ही कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन खत्म होती है, हमें जो है भूख लगने का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम नहीं खाएँ तो इट डज़न्ट कॉज़ एनी organ damage or death of the person. It will lead to the digestion of protein. अब आपकी बॉडी प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगी। आपकी प्रोटीन जब डाइजेशन होना शुरू होती है, उस दौरान में आप खा लेते हो। हम बात ये कर रहे हैं कि आपने प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी होने लगी, यानी प्रोटीन भी आपका डाइजेस्ट होना शुरू हो गया और आपने अभी भी नहीं खाया। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी फैट्स और लिपिड्स जो आपकी बॉडी में एक्सेस स्टोर होते हैं, जमा हुए हुए होते हैं, जो बॉडी अपने पास रखती है टू फाइट अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशन। कोई ऐसी कंडीशन कि आपके पास अनफेवरेबल कंडीशंस हो जाए, मतलब आप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, आपके पास चीजें मौजूद नहीं है, तो बॉडी फैट्स और लिपिड्स की डाइजेशन करती है। अब उस फैट्स और लिपिड्स की भी डाइजेशन हो गई, अब आपने तब भी कुछ नहीं खाया, चूंकि अब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, प्रोटीन फैट्स भी नहीं है, लिपिड्स भी आपकी बॉडी में खत्म हो चुके हैं। सो द बॉडी विल एक्सपीरियंसेस दैट परमानेंट ऑर्गन डैमेज। तो आपकी बॉडी का कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है, और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं खाते हो तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ द पर्सन। हार्ट डिजीजेस क्या है? The term heart disease is often used interchangeably with cardiovascular diseases. मैंने बात की थी अभी भी कि हार्ट डिजीजेस कहो या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कहो, ये यूजुअली एक ही सेंस में लिया जाता है। Cardiovascular diseases generally refers to a condition that involve narrowed or blocked blood vessels. यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जनरली ऐसी कंडीशंस को कहा जाता है जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स जो है या तो नैरो हो जाए या ब्लॉक्ड हो जाए। पहले मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्लड वेसल्स आपकी ब्लॉक कैसे होंगी। आपकी कोई भी आर्टरी, कोई भी वेन, कोई भी कैपिलरी है, अब उसमें से डेफिनेटली ब्लड में पास होना होता है। लेकिन अगर आप कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, आप फैट्स लिपिड्स का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, या कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स में स्पेशली ये एक्सेस कोलेस्ट्रॉल आकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। और जब इन ब्लड वेसल्स के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू होता है, तो इट मींस आपका जो ब्लड का फ्लो होना था, यहां से ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पा रहा। तो इसे कहते हैं हम नैरोइंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। इसी तरह से अगर मुकम्मल हो जाए ये ब्लॉकेज, इस तरह से हो जाए कि आपकी पूरी ब्लड वेसल्स के अंदर किसी एक जगह पर आकर कोई कोई भी आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर किसी भी जगह पे आपने लिपिड्स या कोलेस्ट्रॉल लेवल इस तरह से आ जाए कि पूरी वेसल्स को ही ब्लॉक कर दें, यानी आगे जाने का रास्ता बंद हो जाए, इट विल लीड टू द हार्ट अटैक। इसे हम हार्ट अटैक कहेंगे। ये भी याद रखिए कि हार्ट अटैक की दो टाइप्स होती हैं, ये हम चैप्टर 9 के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी वजह से यानी कि हार्ट डिजीज में हमें चेस्ट पेन भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी नाम दिया था एंजाइनल पेक्टोरस का, तो एंजाइना इज कॉल्ड एज अ चेस्ट पेन, और स्ट्रोक ये भी हो सकता है आपको। फैटी फूड्स मतलब वो फूड्स जिसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिसके अंदर ऑयल लिपिड ज्यादा है, इंक्रीज्ड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल व्हिच कैन रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। जैसे अभी बात की कि अगर आपकी बॉडी फैटी फूड्स ज्यादा खा रही है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी डाइट के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज्यादा है, आप लिपिड्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सो दे विल रिजल्ट द कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। Now the next disorder which is including our course is constipation. It can be well defined as a condition in which there is difficulty in emptying of the bowels. Constipation मैंने इससे पहले भी बात की थी कि constipation एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी bowels यानी कि आपके इंटेस्टाइन जो है वो डिफिकल्टी होती है उसमें खाली होने में।
मतलब आपने जो खाना खाया वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो गया। अब जो वेस्ट मटेरियल है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होगा। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन जिसके अंदर ऐसा ऐसा मवाद मौजूद है, ऐसा मटेरियल मौजूद है जिसकी आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है। तो ये कुछ देर के लिए लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है और लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ देर रहने के बाद ये आपकी बॉडी से पास आउट हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे लार्ज इंटेस्टाइन में रखते हैं और देर तक रखते हैं, मींस आपने लार्ज इंटेस्टाइन से इस वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करना था सुबह 11 बजे, लेकिन आप एंग्जायटी फील कर रहे थे, आपने सोचा कि नहीं मैं स्कूल का टॉयलेट जो है वो यूज नहीं करना चाह रहा, मैं घर जाके ही एक्सेस जो मटेरियल है इसे डिस्ट्रॉय करूँ। तो ऐसी कंडीशन में लार्ज इंटेस्टाइन में ये जो मटेरियल मौजूद है, आपकी बॉडी इसमें से बार-बार वाटर को रीएब्सॉर्ब करती रहेगी। और जितनी दफा या जितना ज्यादा इसमें से वाटर एक्सक्रीट कर लिया जाएगा, रीएब्सॉर्ब कर लिया जाएगा, उतना ही मुश्किल होगा इस फीसिस को डिस्चार्ज करना। एंड दिस डिफिकल्टी इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। और ये जो मुश्किल है, ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफ है इस हार्ड मटेरियल को, इस वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज करने में अब जो आएगी, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिपेशन। अब सिर्फ इसका एक रीजन ये नहीं है कि आप वेस्ट मटेरियल को डिस्चार्ज नहीं कर रहे या अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर नहीं कर रहे, इसके और भी दूसरे कॉजेज हो सकते हैं। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी इसका कॉज हो सकता है। लेकिन मैंने आपको एक रीजन बताया, इसके अलावा भी और रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई लोग अगर जो है ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो ट्रैवलिंग के दौरान में वो नहीं चाहते हैं कि वहां पर वो, फॉर एग्जांपल वो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो वो यूजुअली जो है वो वेस्ट मटेरियल एलिमिनेट नहीं करते बॉडी से। और फिर ट्रेन का सफर अगर जो है वो 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे या फिर एक दिन इतना तवील हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में लार्ज इंटेस्टाइन में जो पानी मौजूद था जो वेस्ट मटेरियल में, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और अब ये कंडीशन, इसीलिए यूजुअली जो पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन के ऑफन देखे जाते हैं, अक्सर एक्सपीरियंसेस में देखा गया है, वो ज्यादातर ट्रैवलिंग के बाद ही कॉन्स्टिपेशन के कॉजेस या फैक्टर्स में या पेशेंट्स हमें नजर आते हैं। इसकी दूसरी एटियोलॉजी भी हो सकती है। वो दूसरी एटियोलॉजी क्या है? यूजेस ड्यू टू लो वाटर, कि आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं। जैसे सर्दियों के दिनों में लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीते हैं तो इट में रिजल्ट द कॉन्स्टिपेशन। ऐसा नहीं है कि हर मर्तबा आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इट कैन रिजल्ट द कॉन्स्टिपेशन। आप फाइबर्स का इंटेक कम कर रहे हैं या इरेगुलरिटी इन मील स्केड्यूल, आप खाने का जो स्केड्यूल आपका है वो इरेगुलरिटी का शिकार है, आप प्रॉपर खाना नहीं खा रहे। तो these all factors, this all etiology can cause the constipation. Obesity is the disorder. It is most commonly caused by a combination of excessive food intake. ज्यादातर कब देखने में आता है? जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेसिव फूड इंटेक, जब आप बार बार खा रहे हो और ज्यादा खा रहे हो। फिर ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आप कोई काम नहीं कर रहे, आप सुबह उठे, जैसे अभी आजकल रूटीन हमारी इस तरह से है कि आप सुबह उठकर नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर घर में ही बैठे हुए, घर में कुछ स्टडी करना है तो वो स्टडी कर लिया, दोपहर में खाना खा लिया, फिर उसके बाद कुछ आराम कर लिया, शाम में कोचिंग की क्लासेस हो गई, फिर आपने कुछ और जो है वो रिफ्रेशमेंट कर ली, रात में खाना खा लिया। मींस वी डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। आप कोई स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे, आपकी कोई सोशल एक्टिविटीज नहीं है, आप फिजिकली कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। तो ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं हर लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूँ। हर लाइफस्टाइल में अगर आप एक्सेसिव फूड इंटेक करते हो, ज्यादा खाना खा रहे हो, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और उस पे भी पावर प्लस पॉइंट ये कि जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी है, यानी कि ये इशू आपके जीन्स से आपके शामिल है, आपके दादा, आपके वालिद से ट्रैवल होकर आप में आया है। सो अब तो आपके पास प्लस 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 चांसेस हैं कि आपको ये डिसऑर्डर होगा। तो इसके बारे में याद रखो, इट इज नोन एज द मदर डिजीज एंड may lead to the, अच्छा ये मदर ऑफ द डिजीज है और बड़ी खतरनाक बीमारी ये कॉज करेगी। वो खतरनाक बीमारी क्या हो सकती है? हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती है। हार्ट प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किया कि हार्ट प्रॉब्लम्स में हार्ट अटैक सिर्फ एक मसला नहीं होता, हार्ट फेलियर एक मसला नहीं होता, एंजाइनल पेक्टोरस भी एक मसला होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस भी एक मसला होता है, इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट भी एक मसला होता है, एंजाइना एक मसला होता है। दीज ऑल आर द cardiovascular diseases which may arise because of this condition called obesity. Hypertension which is also a heart problem, कि आपका ब्लड प्रेशर भी अप डाउन रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा।
डायबिटीज भी आपको जो है ओबेसिटी के नतीजे में देखने को मिलेगी। So this is all about for malnutrition and the diseases which are caused by the over intake of the nutrition.